Assalamu alaikum everyone. Welcome to the channel Life with Osama. In today's video, we're going to be reviewing a presentation, topic of which being research methods in clinical neuropsychology. So without further delay, let's get right into the presentation. First of all, neuropsychology क्या होती है? Let me tell you about that. Neuropsychology basically psychology की सब branch है जिसमें हम human behavior और brain का relationship study करते हैं. नेक्स्ट अप रिसर्च मेथड. हमारे पास कोई भी ऐसा साइंटिफिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ये हमें हेल्प करता है हमारी रिसर्च को कैरी आउट करने में और जो भी हमारी रिसर्च का पर्पस है या एम में है उसको अचीव करने में. व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट रिसर्च मेथड्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है रिसर्च मेथड्स की, विच कैन बी अ लिटिल बिट बिविल्डरिंग टू बी ऑनेस्ट. बट डिपेंड करता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है. हर टॉपिक से रिलेटेड उसके रिसर्च मेथड्स वेरी करते हैं. आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड मेथड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन. एब्लेशन का वर्ड एब्लेट से ओरिजिनेट हुआ है जिसका लिटरली मीनिंग टू डिस्ट्रॉय है. एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में कोई भी अनवांटेड टिश्यू रिमूव किया जाता है यूजिंग द मेथड्स ऑफ लेजरिंग, सर्जिकल रिमूवल और वेपराइजेशन. अब इसको रिसर्च पर्पसेस के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी तो हम उसमें कोई भी ब्रेन का टिश्यू या कुछ सेल्स रिमूव करते हैं टू यूज़ इट एज अ रिसर्च टूल. बेसिकली एज वी नो दैट ब्रेन का हर पार्ट किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन में क्या करते हैं कि वो ब्रेन का कोई भी टिश्यू इफ़ दे वांट टू रिसर्च अपॉन समथिंग उसको रिमूव किया जाता है एंड फिर उसके रिमूवल के बाद ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, उसके बिहेवियर पे, उसकी फंक्शनिंग पे क्या इफ़ेक्ट आया है, बेशक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को रिसर्च में यूज़ किया जाता है. फर्दरमोर एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन अगर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ की जाए तो उसको यूजली लैब रैट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड अनएथिकल टू यूज़ इट ऑन ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसेस. नेक्स्ट अप वी हैव लेजन्स. लेजन्स बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर किसी भी जगह पे इंजरी या डिजीज़ को कहा जाता है. ये नेचुरली भी होता है और ऑन पर्पस भी किया जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पर्पसेस. ब्रेन लेजन बेसिकली क्योंकि ब्रेन के अंदर डैमेज होता है तो ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग में और उसकी फंक्शनिंग को बेहतर तौर पर समझने के लिए. क्योंकि बेसिकली इफ़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज़ डैमेज्ड then obviously it will affect brain activity, ultimately creating a positive or negative effect on the behavior of that organism. तो डिफरेंट बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए ऑन पर्पस भी लेजेंड्स क्रिएट करते हैं एंड शैम लेजेंड इज़ द वर्ड फॉर दैट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल प्रोसीजर. नेक्स्ट वी हैव इंटेरोग्रेट लेबलिंग मेथड. बेसिकली इस मेथड को रिसर्च में यूज़ इस तरह से किया जाता है कि इसमें आपकी न्यूरोनल एक्टिविटी ऑब्ज़र्व की जाती है. आपके न्यूरॉन्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो किस तरह से कनेक्शंस फॉर्म कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस की मैपिंग की जाती है यूजिंग टू मेथड्स, इंटेरोग्रेड लेबलिंग मेथड एंड रेट्रोग्रेड लेबलिंग मेथड. यहाँ पे हम पहले इंटेरोग्रेड लेबलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली रिसर्चर्स कोई भी केमिकल इंजेक्ट करते हैं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी टिश्यू या पार्ट ऑर्गेनिज्म का लिया गया होता है उसके अंदर केमिकल इंसर्ट किया जाता है और उस केमिकल के थ्रू आपकी ट्रेसिंग होती है, आपकी एक्सोनल प्रोजेक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है. आपके एक्सॉन्स किस तरह से अपने सोर्स से अपने टर्मिनेशन की तरफ, यानी कि अपने सोमा या सेल बॉडी से किस तरह से अपने साइनैप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को ट्रेस करने के लिए वो केमिकल यूज़ किया जाता है और ये प्रोसेस इंटेरोग्रेड लेबलिंग मेथड कहलाता है. रेट्रोग्रेड लेबलिंग मेथड है, दिस इज़ बेसिकली द ऑपोजिट ट्रेसिंग मेथड ऑफ एक्सोनल प्रोजेक्शंस. इसमें हमारे पास सेल्स का जो ओरिजिन था या जो ओरिजिनल लोकेशन थी वो डिटर्मिन करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है. इंटेरोग्रेड में हमने ओरिजिन से टर्मिनेशन की तरफ ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ किया था और रेट्रोग्रेड में हम हमारे टर्मिनेशन से ओरिजिन की तरफ बेसिकली जो भी हमारे पास नर्वस सिस्टम का पाथवे है उसका ओरिजिन क्या था वो ट्रेस करने के लिए रेट्रोग्रेड लेबलिंग मेथड यूज़ करते हैं.
आफ्टर दैट वी हैव इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड। इस मेथड में हम कोई एंटीबॉडी अपने टारगेट ऑफ इंटरेस्ट में इंजेक्ट करते हैं ताकि हम जो भी डिज़ायर्ड सब्सटेंस है जिसको हम लोकेट करने की या ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसको डिटेक्ट कर सकें। ये टारगेट सब्सटेंस कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, कोई एंटीजन हो सकता है, कोई एंटीबॉडी हो सकती है, या कोई भी और सब्सटेंस हो सकता है। और किसी भी पर्पस के लिए हम उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अगर, तो वी हैव टू इंसर्ट एन एंटीबॉडी जो उस सब्सटेंस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो ताकि वो उसके साथ जाके बॉन्ड कर सके और उसको डिटेक्ट कर सके। आगे हमारे पास जितनी भी टेक्निक्स हैं दे आर यूजली नॉन इन्वेसिव एंड इसमें मोस्टली स्कैन्स इंक्लूडेड हैं। मतलब ये कि फ़िज़िकली आपकी बॉडी के साथ इंटरफेयर किए बगैर इन रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है आपके डिज़ायर्ड पर्पस के लिए। First off, we have computer tomography. Computer tomography is a medical imaging technique that uses computer processed combinations of multiple X-ray measurements. इसमें डिफरेंट मशीन्स आपकी बॉडी के डिफरेंट एंगल्स से एक्स-रेज़ को यूज़ करके इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं आपकी बॉडी के, जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर या कोई भी डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर की चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकता है विदाउट कटिंग और हार्मिंग योर बॉडी फिज़िकली। मोस्टली जितने भी हमारे पास स्कैन्स प्रोवाइडेड हैं मेडिकली वो टेक्निक्स सिमिलर यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें जो भी हमारे पास वेवलेंथ्स यूज़ हो रही होती हैं आपकी बॉडी का इमेज प्रोड्यूस करने के लिए वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट रिसर्च मेथड दैट वी हैव इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI स्कैन। लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कि एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं। MRI स्कैन भी एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें हम एक्सरेज की बजाय मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं आपकी बॉडी के डिटेल्ड इमेजेस को जनरेट करने के लिए। इसमें आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं जस्ट बाय यूजिंग अ डिफरेंट वेवलेंथ। न्यूरो MRI बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो वो फोकस करता है ब्रेन पे, स्पाइन पे, नेक पे, फेस पे और आपके CNS पे यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी में बेसिकली न्यूरो MRI इज़ मोर यूज़फुल बिकॉज ये आपके रिलेटेड एरियाज़ के इमेजेस प्रोड्यूस करता है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव electroencephalography, EEG scan. Using the same technique on the same organ, producing the same images for a researcher or an investigator just by a different wavelength. इसमें हमारे पास एक्सरे, मैग्नेटिक या रेडियो वेव्स की जगह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपकी ब्रेन की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है ब्रेन के अंदर उसको मॉनिटर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए EEG स्कैन यूज़ किया जाता है। Then we have magnetoencephalography, MEG scan. Instead of recording the electrical activity of brain, it measures the small magnetic fields produced by the brain. Basically आपका brain जो भी magnetic fields produce करता है उसको record observe करने के लिए या उसको image करने के लिए MEG technique यूज़ की जाती है। After that we have autoradiography. एज़ द नेम सजेस्ट इसमें रेडियो एक्टिव सोर्सेज को स्टडी किया जाता है। आपके ऑर्गन्स के अंदर जितनी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है उनको स्टडी करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए एंड व्हाट रोल दे आर प्लेइंग उस सब को ऑब्ज़र्व करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है। देन वी हैव पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, PET स्कैन। ये एक तरह की इमेजिंग टेक्निक है, एक इमेजिंग टेस्ट है। इसमें बेसिकली आपकी बॉडी में फ्रॉम आउटसाइड एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑन पर्पस इंसर्ट किया जाता है जो कि आपकी बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ को ट्रेस करने में हेल्प करता है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स जो भी जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करना कि वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई डिज़ीज़ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। आफ्टर दैट वी हैव माइक्रो डायलिसिस टेक्निक। बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेटाबोलाइट्स, स्मॉल न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, अमाइनो एसिड्स, एनर्जी सबस्ट्रेट्स एट्सेट्रा, जो भी सब्सटेंसेस आपकी न्यूरल एक्टिविटी को एड करते हैं या जिनकी वजह से न्यूरल एक्टिविटी परफॉर्म होती है उनको मेजर करने के लिए ये टेक्निक यानी कि माइक्रो डायलिसिस यूज़ किया जाता है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS। बेसिकली ये एक नॉन इन्वेसिव स्टिमुलेशन टेक्निक है।
इस प्रोसेस में होता ये है कि जो भी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ब्रेन की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक करंट किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जिसमें वो चाहता है उसमें कोई ना कोई चेंज प्रोड्यूस होती है। और ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू स्टिमुलेट करवाया जाता है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन को हम TMS टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ट्विन स्टडीज़ एंड अडॉप्शन स्टडीज़। ट्विन स्टडीज़ बेसिकली दो ऐसे फ्रेटर्नल या आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर की जाती है हु आर ब्रॉट अप टुगेदर, एक ही जगह पे रहे हों और एक साथ रहे हों। ट्विन स्टडीज़ उनके ऊपर की जाती है उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए और उनके डिफरेंट फैक्टर्स जिनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, उनके जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, ट्रेट्स, फेनोटाइप्स, डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा, जो भी उनकी डेवलपमेंट में फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, उन सारे फैक्टर्स का उनके बिहेवियर पे, उनकी पर्सनालिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है, उस सब को स्टडी करने के लिए ट्विन स्टडीज़ को हम एज अ रिसर्च टूल यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन बिहेवियरल जेनेटिक्स। लास्टली वी हैव अडॉप्शन स्टडीज़। अडॉप्शन स्टडीज़ में बेसिकली जेनेटिकली रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे लोग जो जेनेटिकली रिलेटेड हों, एक फैमिली से बिलोंग करते हों, लेकिन डिफरेंट फैमिलीज़ ने उनको अडॉप्ट कर लिया हो, उनके ऊपर ये रिसर्च मेथड यूज़ किया जाता है उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि ऑल्दो वो एक ही जेनेटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट का और डिफरेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का उनके बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है और उनकी पर्सनालिटीज़ को किस तरह से उन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ने डिफरेंटली डेवलप किया है। इस सारे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए वी यूज़ अडॉप्शन स्टडीज़। ये सारे रिसर्च मेथड्स जो इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए गए हैं, दे आइदर यूज़ an experimental or surgical method or a non-invasive technique or just an observational method। लेकिन इन सब का पर्पस एक ही है कि डिफरेंट तरह से आपके बिहेवियर को किस तरह से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और आपका ब्रेन किस तरह से किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से रिलेट करता है। फिर चाहे वो कोई स्कैन हो, फिर चाहे वो एब्लेशन टेक्निक हो, लेजन्स हों, या अडॉप्शन या ट्विंस स्टडीज़ हों, सबका पर्पस एट द एंड यही है कि किस तरह से आपका बिहेवियर जो है वो रिलेट करता है आपके ब्रेन से, और आपके ब्रेन में कोई भी चेंज अगर प्रोड्यूस किया जाए या नेचुरली उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस हो, तो उस चेंज का किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। With that, I would like to wrap up this presentation assuring you that all material included in this presentation was authentic and is taken from sources mentioned here. Certainly hoping that this would be helpful to anyone watching. Thank you and Allah Hafiz.